हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग जो हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए कर रहे थे एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स ले रखा है, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि सर जो आपके एक्सक्लूसिव सीएमए के चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप लोग यूट्यूब से कवर कर लेना। और बाकी के जितने चैप्टर्स हैं जो कॉमन चैप्टर्स हैं हमारे, जो हमारा 95% सिलेबस जो कॉमन है विद अदर कोर्सेज लाइक CA तो आपको वो सारा कुछ फास्ट ट्रैक में कंप्लीट मिलेगा। वहां से आप लोग सब कुछ कवर कर सकते हो, राइट। तो फास्ट ट्रैक कोर्स अगर कोई स्टूडेंट को क्वेरी है कि सर फास्ट ट्रैक कोर्स लेना क्या ज़रूरी है सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए भी इवन, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोगों की अटेम्प्ट जो है दैट इज December 20 और ऑनवर्ड्स, तो आप लोग यूट्यूब से सारा कवर कर सकते हो, ठीक है जी। अगर टाइम कम है, लगता है कम टाइम है सर, जल्दी से कवर करना, तब यू कैन सब्सक्राइब फॉर द फास्ट ट्रैक कोर्स जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर्ड हैं एक्सेप्ट फॉर दीज एक्सक्लूसिव सीएमए चैप्टर्स जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक दो लेक्चर्स हैं जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के हैं, तो वो आराम से आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था सर, डिस्कशन पार्ट तो हम लोगों ने सारा कर लिया था। हम लोगों ने मेथड्स की बात कर ली थी कि क्या हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, कि एक डिपार्टमेंट ने जब दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने हैं गुड्स तो किस प्राइस पे करना, दैट इज अ नोशनल प्राइस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस, की किस प्राइस पे वो उसको ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर, इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है थोड़ा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे नजर मार लेते हैं और उसके बाद हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग सर खत्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, राइट। आ जाओ सर इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। The following information relates to the budgeted operations of the division P of a manufacturing company. Sales दे रखी हैं आपको 50,000 units at the rate of ₹8, less variable cost 6 per unit 3 lakh, contribution दे दिया less fixed cost and divisional profits. The amount of divisional investment, ठीक है, वो कहता है इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,50,000 की, एंड द मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। अब कंपनी क्या कहती है कि अगर हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए तुम्हारे डिवीजन में लगा रखा है तो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें 20% का रिटर्न लाकर दोगे। अब वो कहता है कैलकुलेट द डिविजनल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। वो कहता है कमाया कितना डिवीजन ने, जितना इन्वेस्ट किया था उस पे कमाया कितना सर, डिवीजन के प्रॉफिट्स कितने 25,000 के और ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000, तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 16.7%। डिविजनल एक्सपेक्टेड RI इज रेजिडुअल इनकम, ठीक है ना, रेजिडुअल इनकम भी हम इसे बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या थी, वो कहता है एक्सपेक्टेड ये था कि अगर हम लोगों ने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो हमें 20% की रिटर्न मिले, इसका मतलब है कि 30,000 की, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड हमें था सर 1,50,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर 20% की रिटर्न दैट इज 30,000। कमाया कितना, एक्चुअल में डिविजनल प्रॉफिट्स कितने हैं, डिविजनल प्रॉफिट्स कितने हैं दैट इज 25,000, तो जो आपकी RI है दैट इज -5,000। क्लियर, कोई डाउट, लो सर -5,000, क्लियर। चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 12 आ जाओ जी। A company has two divisions X and Y. Division X manufactures a component which is used by Division Y to produce a finished product. ठीक है जी, वो कहता है Division X जो है वो एक ऐसा component बनाती है जो Division Y यूज कर सकती है अपने finished product के लिए। For the next period, the output and cost have been budgeted as follows. Component units 50,000, finished units जो Division Y बनाती है वो 50,000 units. Total variable cost or fixed cost. The fixed costs are separable for each division. You are required to advise on the transfer price to be fixed for the division X component under the following circumstances. Division A, ये पहला केस है हमारे पास, Division A can sell the component to a competitive market for ₹10, ठीक है। वो कहता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेच सकती है 10 रुपए का हिसाब से, और डिवीजन Y कैन ऑल्सो परचेज द कॉम्पोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट दैट प्राइस। तो Y भी जो कंपोनेंट जो उसको चाहिए वो ओपन मार्केट से 10 रुपए में खरीद सकती है। अब वो बताओ Y क्या कहेगा,
एक्स को, सॉरी ये डिवीजन ए नहीं है, यहाँ पे डिवीजन एक्स आएगा, करेक्शन कर लो, ठीक है। तो अब y क्या कहेगा, y कहेगा 10 रुपए का तो मुझे मार्केट से ही बिक रहा है, मार्केट से ही मिल रहा है, तो मैं 10 रुपए का क्यों खरीदूं तुमसे, ठीक है ना। वो कहता है 10 रुपए का तो मुझे मार्केट से मिल रहा है, तो फिर मुझे तुमसे खरीदने का क्या फायदा। अब x प्राइस किस तरह से कवर करेगा, x को क्या चाहिए सर, x को अपनी जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कवर करनी है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, 5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए है, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइस किस तरह से सेट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट, राइट। मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 रुपीज 5, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग जिसे कह सकते हैं, राइट। प्लस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी सर, उतने यूनिट्स वो मार्केट में नहीं बेचेगा, ठीक है। मार्केट में नहीं बेचेगा तो 10 रुपए तो मिलेंगे नहीं उसे। अब अगर y को ट्रांसफर करेगा तो कम से कम कितनी प्राइस पे करेगा, 5 रुपए पे करेगा जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। क्योंकि इसमें प्रॉफिट हमें परसेंटेज नहीं दे रखा कि चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा, तो वो कम से कम 5 रुपए में तो करेगा ना ट्रांसफर, अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करेगा। अगर वो 5 रुपए में y को ट्रांसफर करता है तो क्या करेगा सर, 5 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मार्केट से गवा रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझो कि अगर वो मार्केट में बेचता तो वो 10 रुपए का बेचता, अब वो अगर y को बेचता है तो वो अपनी 5 रुपए पे बेचेगा ताकि y भी सेटिस्फाइड रहे, नहीं तो y कहेगा यार मार्केट से मुझे 10 रुपए का मिल रहा है तो मैं मार्केट से ले लूंगा, मैं तुमसे क्यों खरीदूं। तो वो कम से कम 5 रुपए पे बेचेगा, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज 5 रुपीज विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, 10 रुपीज। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है सर। किसी तरह का कोई डाउट हो किसी को, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद कंडीशन बी क्या है सर, एज पर द सिचुएशन मेंशन्ड इन ए अबव एंड फर्दर एज्यूम दैट डिवीजन वाई करंटली बाइज द कंपोनेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर at the market price of ₹10 and there is a reciprocal agreement between the external supplier and another division Z। वो कहता है हो क्या रहा है कि जो Y है वो किसी बाहर की जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो उससे ले रहा है अभी कंपोनेंट 10 रुपए में। अब जब उससे ले रहा है तो कहता है कि उस एक्सटर्नल सप्लायर के साथ ना कंपनी का एक और एग्रीमेंट है, वो क्या है, within the same group under this agreement the external supplier agrees to buy one product unit from division Z at a profit of 4 per unit to that division for every component। चलो अब समझना सिचुएशन क्या है, एक एक्सटर्नल सप्लायर है, ठीक है, Y उस एक्सटर्नल सप्लायर से कंपोनेंट खरीदता है 10 रुपए का, ठीक है सर। अब उस एक्सटर्नल सप्लायर के साथ कंपनी का एक और एग्रीमेंट है, वो क्या है, वो कहता है कि अगर सप्लायर कहता है, जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो कहता है कि अगर आपका डिपार्टमेंट Y मुझसे 1 यूनिट लेकर जाता है, 10 रुपए मुझे देकर जाता है, ठीक है, कहता है मैं कुछ फेवर करता हूं इसके बदले में, वो क्या, वो कहता है मैं आपकी एक डिवीजन Z है, मैं उससे एक प्रोडक्ट खरीदूंगा जिसके ऊपर उस कंपनी को कितना मिल रहा है, जिसके ऊपर उस कंपनी को 4 रुपए का सर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर उस कंपनी को क्या मिल रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अब क्या होगा, अब अगर डिवीजन Y इस एक्सटर्नल सप्लायर से ना खरीदे, अब अगर ये जो डिवीजन Y है ये एक्सटर्नल सप्लायर से ना खरीदे सर, फिर क्या होगा, एक्सटर्नल सप्लायर से ना खरीद कर डिवीजन X से खरीदे, एक सेकेंड, फॉर एवरी कंपोनेंट विच द डिवीजन, यहां पर Y कर लो, ठीक है। अब डिवीजन Y क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नल सप्लायर से नहीं खरीद रहा, वो डिवीजन X से खरीद रहा है, तो जो एक्सटर्नल सप्लायर था वो डिवीजन Z से खरीदना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट ये था कि अगर Y हमसे खरीदेगा तो हम डिवीजन Z से खरीदेंगे। अब Y ने बंद कर दिया तो ये 4 रुपए का प्रॉफिट लूज हो जाएगा कंपनी का, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब ट्रांसफर प्राइस क्या आएगी सर, मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, जितना डिवीजन X ने लूज किया प्लस 4 रुपए ये जो प्रॉफिट लूज कर रही है कंपनी, क्योंकि एक्सटर्नल सप्लायर अब डिवीजन Z से नहीं खरीदेगा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट,
ठीक है सर, क्लियर है? चले आगे। तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमारा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। A company fixes the interdivisional transfer prices for its products on the basis of the cost plus an estimated return on the investment in its division. The relevant portion of the budget for the division X for the year 2015-16 is given below. फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं, करंट एसेट दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिवीजन दे रखी है 8 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 10 रुपए, बजटेड वॉल्यूम दे रखा है 4 लाख का, डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एक्स। अब वो कहता है कि एक यूनिट की ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, वो कहता है टोटल कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कितनी, 28% जितनी इन्वेस्टमेंट की थी। अब पर यूनिट क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट होगी 10 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितनी है 8 लाख, डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है 4 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी 2 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी 12। अब इसके ऊपर 28% जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किस में किया सर, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस डेटर्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसका 28% जोड़ दो। लो 12% प्लस डिजायर्ड रिटर्न 28% डिवाइडेड बाय 4 लाख यूनिट्स, तो 1 यूनिट का आपके पास आ जाएगा 0.70। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांसफर प्राइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है सर क्वेश्चन। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। XYZ Limited has a system of assessment of divisional performance on the basis of the residual income. Has two divisions, alpha and beta. Alpha has the annual capacity to manufacture 15 lakh numbers of a special component that it sells to the outside customer, but it has the idle capacity. वो कहता है उसकी कैपेसिटी है कि 15 लाख यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन उसके पास कुछ आइडल कैपेसिटी रहती है। कितनी? The budgeted residual income of the beta is 1 crore 20 lakh, while that of alpha is 1 crore. Other relevant details extracted from the budget is like this. Sale to the outside customer is 12 lakh units. अब उसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 15 लाख बनाने की, सेल कितने कर रहा है 12 लाख। इसका मतलब है इसकी आइडल कैपेसिटी कितनी है, जो इसकी आइडल कैपेसिटी है, आइडल कैपेसिटी इज टोटल कैपेसिटी दैट इज 15 लाख माइनस जितनी वो सेल कर रहा है 12 लाख की। ठीक है ना, तो मतलब 3 लाख और यूनिट बनाकर वो बेच सकता है। दिस इज द आइडल कैपेसिटी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 160, डिविजनल फिक्स्ड कॉस्ट इज 80 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 करोड़ 50 lakhs, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। बीटा हैज जस्ट रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर। सर ये सब किसका, पहले इंफॉर्मेशन ये अल्फा की दे रखी है। ठीक है, जो आपका ट्रांसफरर डिवीजन है बेसिकली। अब वो क्या कहता है, वो कहता है बीटा हैज जस्ट रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स द कंपोनेंट सिमिलर टू द वंस मेड बाय अल्फा। Fully aware of the idle capacity of alpha, the beta has asked alpha to quote for the manufacture and supply of 3 lakh number of components. जितनी उसकी आइडल कैपेसिटी थी वो कहता उतने कंपोनेंट्स तू मुझे दे दे। 3 लाख कंपोनेंट्स है ना, तो मुझे दे दे, तेरी कैपेसिटी तो है बनाने की, तो मुझे दे दे, क्या दिक्कत है। विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द फाइनल प्रोसेसिंग, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अल्फा एंड बीटा एग्री दैट दिस विल इन्वॉल्व एन एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 रुपए। वो कहता है दोनों डिविजन्स मान लिए कि क्योंकि मॉडिफिकेशन करनी है थोड़ी सी, तो उसके लिए 5 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करेगा अल्फा। ठीक है, you are required to calculate the transfer price which the alpha should quote to the beta to achieve its budgeted residual income. रेजिडुअल इनकम कैसे सर, जितनी कॉस्ट थी। रेजिडुअल इनकम बेसिकली क्या है सर, रेजिडुअल इनकम बेसिकली क्या है, रेजिडुअल इनकम कुछ नहीं है सर, कंट्रीब्यूशन है बेसिकली आपका। ठीक है ना, रेजिडुअल इनकम जो होती है दिस इज नथिंग बट योर कंट्रीब्यूशन बेसिकली। अब कंट्रीब्यूशन में क्या आया कि कितना हमारी कॉस्ट थी, कितनी हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना। कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकलता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना सर, 7.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर 12% की रिटर्न, तो 7.5 करोड़ का 12% 90 लाख। ठीक है,
रेजिडुअल इनकम 1 करोड़, टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना 2 करोड़ 70 लाख का। सर रेजिडुअल इनकम कहां दे रखी है, ये दे रखी है, प्लस ये भी तो चाहिए ना, बचा कुचा ये भी तो चाहिए सर हमें, ठीक है, 1 लाख रुपए बचना भी तो चाहिए। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जो है दैट इज 2 करोड़ 70 लाख का हमें चाहिए। नाउ कंट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूनिट्स, एग्जिस्टिंग 12 लाख यूनिट जो बेच रहे हैं उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन वो कमा रहे हैं। 180 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 160, तो माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन कितना आया 20, ठीक है, 12 लाख यूनिट्स पे 20 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन। ये कैसे आया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 180 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 160, तो 20 कंट्रीब्यूशन 2 करोड़ 40 लाख। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए था 2 करोड़ 70 लाख का, हम एग्जिस्टिंग कितना ले रहे हैं हम लोग 2 करोड़ 40 लाख का, तो मतलब है कि बाकी के जो 3 लाख यूनिट हमने ट्रांसफर करने हैं उसमें से 30 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, तभी कंपनी का पूरा पैसा होगा। कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ऑन 3 लाख यूनिट्स 30 लाख, पर यूनिट कितना गया 10 रुपए के हिसाब से, तो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 5, तो वेरिएबल कॉस्ट जितनी एग्जिस्टिंग थी, अब ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगी, जितनी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट थी प्लस जितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है 10 रुपए का, ठीक है, डिपार्टमेंट को, प्लस जितनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स ने कहा था कि हाँ जी हम लोग 5 रुपए पे एग्री करते हैं कि 5 रुपए से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो टोटल 175 शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। क्लियर? ठीक है जी। क्योंकि सर ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर उसने लिखा था टू अचीव द बजटेड रेजिडुअल इनकम, तो रेजिडुअल इनकम तो यही आ रही थी ना, ठीक, तो इसलिए हमने उस जितने हमारे पास यूनिट्स जो हमने बेचने हैं 3 लाख रुपए जो ट्रांसफर करने हैं यूनिट्स बेसिकली, उनके ऊपर कितना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बनता था वो हम लोगों ने ऐड किया। तो इसके साथ सर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी डन। चलो सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रांसफरर लिमिटेड हैज 2 processes preparing and finishing. The normal output per week is 7500 units. ठीक है, at a capacity of 75%, the transferee limited has production problems in preparing and require 2000 units per week of the prepared material for the finishing process. The existing cost structure of one prepared unit of the transferor limited at the existing capacity is as follows. Material 2, out of this 2 rupees, this is 100% variable. Labor 2 rupees, out of this 50% is variable and 50% is fixed, right? So overheads 4, variable 25%, that is 1 rupee, और जो fixed है that is 3 rupees, right? The sale price of the completed unit of the transferor limited is 16 with a profit of 4 per unit. Contrast the effect on the profits of transferor limited for 6 months, that is 25 weeks of supplying units to the transferor limited with the following alternative transfer prices. वो कहता है कि अब ट्रांसफरी को कितने चाहिए 2000 यूनिट 1 हफ्ते में चाहिए, ठीक है ना, 1 हफ्ते में 2000 यूनिट उसे चाहिए। अब वो कहता है कि उसका बताओ कि उसके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसने कुछ और लाइन लिखी है, एज्यूम नो इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट। ट्रांसफर्ड यूनिट्स अगर 1 हफ्ते में 2000 चाहिए तो वो कहता है 25 हफ्ते में कितना चाहिए, टोटल 50,000 यूनिट। कोई डाउट यहां तक? टोटल 25 हफ्ते में हम लोग कितने यूनिट ट्रांसफर करेंगे 50,000 यूनिट्स। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है हमारा 7500 यूनिट्स 1 हफ्ते का, ठीक है, इंटू 4 रुपीज इंटू 25 वीक्स, दिस इज फॉर दिस 2500 इज फॉर 1 वीक मल्टीप्लाइड बाय 25 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय ₹4 प्रॉफिट, ठीक है, 4 रुपए का प्रॉफिट ये उसने दे रखा है हमें ये वाला एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर वो ट्रांसफर करता है एट मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है 2 मटेरियल 1 लेबर 1 ओवरहेड्स 4 रुपए, इसी प्राइस पे वो ट्रांसफर कर देगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई 4, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई 4, तो प्रॉफिट कुछ ऐड होगा 0,
एट दिस ट्रांसफर प्राइस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरर लिमिटेड। वो कहता है कि उसके प्रॉफिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो उसी कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है, तो एडिशनल कोई प्रॉफिट नहीं होगा एडिशनल यूनिट ट्रांसफर करने से। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%। अब क्या होगा इस केस में, क्या हो रहा है सर सेकेंड केस में, ध्यान से सुनना, मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 4 रुपए। ठीक है, मैं सेल कितने पे कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस क्या है मेरी 4 प्लस 25%। ठीक है, 4 प्लस 1 दैट इज 5 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट क्या होएगा पर यूनिट, प्रॉफिट कितना होएगा 5 माइनस 4 1 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 25 हफ्ते में 50,000 यूनिट ट्रांसफर करूंगा तो मेरा 50,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 50,000। कोई डाउट यहां तक? चलें आगे, चलो तीसरा पार्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 20 लाख रुपए की है। कहता 4 रुपए जो मार्जिनल कॉस्ट थी, जो हमने यहां से निकाल ली थी मार्जिनल कॉस्ट, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का 15%, ये तो हुआ पूरे साल का, 6 महीने का, दिस इज 6/12। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स का निकालना है हमें, राइट, डिवाइडेड बाय 50,000 दैट इज पर यूनिट। तो पर यूनिट हम लोग इतने पे बेचेंगे, कॉस्ट कितनी थी हमारी 4 रुपए, तो प्रॉफिट कितना कमाया बेसिकली, प्रॉफिट कितना कमाया सर हमने, ये बेसिकली प्रॉफिट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस आना चाहिए पर यूनिट। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना कमाया 3 रुपए का, तो 50,000 यूनिट्स पे कितना हुआ टोटल 1,50,000 का जो प्रॉफिट है दैट विल इंक्रीज। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे बेच दे, सर एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे बेच सकता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 50,000, एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है उसकी 8 माइनस 4 रुपए बचे, तो 50,000 यूनिट्स पे कितने 2 लाख। एग्जिस्टिंग कॉस्ट सर कैसे आई, सर 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ 8। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 2 लाख रुपए का, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी 4 रुपए की। चलो जी, उसके बाद एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट प्रॉफिट। प्रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है 8 रुपए, टोटल प्रॉफिट कितना सर, टोटल कॉस्ट कितनी है 12 रुपए। सर ये 12 रुपए कैसे पता चला, 16 रुपए का बेचता है, उसमें से 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी 12 रुपए की हुई ना, यूनिट प्रॉफिट कितना है 4 रुपए। तो ये कहता ऐड कर दो, लो सर 8 प्लस दिस, ठीक है समझ में आ गया, माइनस जितना ये 4 रुपए का कमा रहा था, तो अल्टीमेटली नेट कितना होगा 6.67 ऑन 50,000 यूनिट्स। और लास्ट पार्ट में वो कहता है अगर फिक्स्ड प्राइस है 8.50 की, तो प्रॉफिट इंक्रीज कितने से करेगा 4.5 इंटू 50,000 यूनिट्स। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी इंटरप्रिटेशन जरूर उसकी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 सर आसान है, कोशिश करोगे अपने आप बनाने की या नहीं? सर कोशिश करनी चाहिए। 16th क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आसान क्वेश्चन है सर, 16th और 17th दोनों आप लोगों को होमवर्क देता हूं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आए तो मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा कि कहां पर किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों ने पहले 4-5 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे हिसाब से एक माइंड की ट्यूनिंग हो जाती है कि हम लोग यस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 17 में एक करेक्शन है जो आप लोगों को करनी है सर। ये जो कॉस्ट दे रखी है ना, ये गलत दे रखी है यहाँ पे, ये जो कॉस्ट है इट शुड बी 64,80,000। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है सर, ये आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। सिर्फ टोटल कॉस्ट किया हमने, फिर शेयर उसको डिवाइड किया है। ठीक है, मैं आपको इसमें हिंट्स जो है वो लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। ट्रांसफर प्राइस हमारी आएगी 10,40,000 प्लस 2,21,276। मैं थोड़ा हिंट्स लिख के दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सर। ये 1.75 किस तरह से आया सर, 14 लाख जो कि मार्केट प्राइस थी, डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स थे दैट इज 8 लाख।
और ये 1.67 किस तरह से आया सर? मार्केट प्राइस थी हमारे पास 20 लाख की और यूनिट्स हमारे पास थे 12 लाख के। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 17 आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है अपने लेवल पे एक बार। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो email me at ksjteaching@gmail.com, राइट। तो इसके साथ हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का सर कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ से आप लोग अपना कर सकते हो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस जहाँ से कर सकते हो, राइट। सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, mail me at ksjteaching@gmail.com in regard to these questions what we have discussed here, right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.